txt और इसके वेरिएबल का नाम क्या हो गया, जेंडर txt। ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो जो एंटर नेम वाला लेबल है इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे इसका टेक्स्ट मुझे करना है एंटर जेंडर। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आके देखो ये सेट हो चुका है। अब मुझे एक बटन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्विंग कंट्रोल्स में आपको बटन नजर आ रहा होगा, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे आके इसका साइज, मैं बटन का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसके अंदर देखो आपको टेक्स्ट क्या शो हो रहा है अभी, जे बटन 1। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसका टेक्स्ट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, और इसका जो वेरिएबल नेम है वो भी हम चेंज कर देते हैं। देखो चेंज वेरिएबल नेम और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ insert underscore btn। ठीक है, insert underscore btn। ठीक है, ओके करते हैं। और देखो जो इंसर्ट बटन के अंदर टेक्स्ट है इसका भी फॉन्ट चेंज करते हैं। राइट क्लिक करते हैं और फिर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो फॉन्ट है। ठीक है, तो इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं और इसका साइज हम 14 कर लेते हैं। ठीक है, ओके करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा है वो हमारे डेटाबेस का जो यूजर टीबीएल है उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो देखो इंसर्ट का मुझे अब क्लिक इवेंट जनरेट करना है, तो आप इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करोगे, 2 दफा क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो ये इवेंट आपको नजर आ रहा होगा। मैंने अपने बटन का नाम क्या रखा था, इंसर्ट बीटीएन, और उसके साथ क्या रखा हुआ है, एक्शन परफॉर्म। तो देखो इसके बीच में जो कमेंट्स हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, कि मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को, मतलब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना है मतलब मैं ये चेक करवाऊंगा कि जब मेरा यूजर इंसर्ट पे क्लिक करेगा तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है। अगर खाली होंगे तो हमने उसको एक एरर मैसेज शो करवाना है। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं इसके सोर्स कोड में और यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, और इफ कंडीशन के अंदर देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये जो मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स था जिसका मैंने नाम क्या रखा था, नेम txt। ठीक है, उसका सबसे पहले हम टेक्स्ट गेट करते हैं। ठीक है, डॉट लगाते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद इसको हम ट्रिम करते हैं। ट्रिम क्यों कर रहा हूं कि भाई हो सकता है कि हमारे ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर यूजर एम्प्टी स्पेसेस डाल दे, मतलब खाली स्पेसेस डाल दे, टाइप कुछ भी ना करे। तो ट्रिम क्या करेगा, उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को खत्म कर देगा। तो मैं कह रहा हूं पहले उसका टेक्स्ट गेट करो, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको ट्रिम करो और फिर चेक करो कि भाई क्या वो एम्प्टी है। तो उसके लिए मेथड है यहाँ पे इज एम्प्टी। ठीक है, मतलब इज एम्प्टी, अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा तो इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं होगा तो इज एम्प्टी फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब ये एक बूलियन मेथड है। अब इसी तरह देखो इस पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इस कंडीशन के बाद यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर लगाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ और ये जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा था हमने, जेंडर txt। सही है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने बीच में और ऑपरेटर लगाया है। क्यों, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर दोनों में से कोई एक भी खाली होता है, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आपने मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है। देखो मैं यहाँ पे जे ऑप्शन पेन यूज करता हूँ। ठीक है, और इसके थ्रू वो जो हम शो मैसेज डायलॉग करवाते हैं। ठीक है, शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब कि भाई ये सारी फील्ड, ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये आपको लाजमी फिलअप करनी है। मतलब अगर दोनों में से एक भी टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा तो मैसेज क्या शो हो जाएगा, मैसेज शो हो जाएगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्स ने फिल किए हैं तो इस इफ का कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा अपने डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपने, एक क्लास के नाम से, यहाँ पे एक क्लास है और इसका एक मेथड है फॉर नेम। ठीक है, और इसके अंदर मुझे वही पास करना है जो मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में दिखाया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने ये जो JDBC ड्राइवर ऐड किया अपने प्रोजेक्ट में, उसके अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा com.mysql.jdbc ड्राइवर। इसको मुझे ऐड करना है अपने उस फॉर नेम के मेथड में। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, com.mysql.jdbc.ड्राइवर, और ड्राइवर का डी कैपिटल होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो अभी आप देखो जैसे मैंने ये लाइन लिखी, ये लाइन एक एरर प्रोड्यूस कर रही है। एरर क्यों प्रोड्यूस कर रही है भाई, देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है।
क्यों एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है? क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये वाली लाइन आपके इस MySQL कनेक्टर के अंदर मौजूद है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम MySQL कनेक्टर अपने पैकेज में ऐड करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाली क्लास उसे नहीं मिलती, तो इस केस में एक्सेप्शन थ्रो होती है। तभी नेटबीन्स यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये लाइन एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। तो आप क्या करो, आप इसे ट्राई कैच के अंदर बंद कर दो, मतलब आप इस एक्सेप्शन की हैंडलिंग पहले से कर लो। तो देखो लेफ्ट साइड पे आपको ये आइकन नजर आ रहा है बल्ब का, आप इसके ऊपर क्लिक करो। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक मैसेज, सराउंड स्टेटमेंट विद ट्राई कैच। आपने कुछ भी नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो नेटबीन्स यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ट्राई कैच आपको बना के यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, ये जो फॉर नेम वाली लाइन है, इसकी नेक्स्ट लाइन में अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ डीबी। डीबी मतलब डेटाबेस। और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, यहाँ पे देखना। देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा JDBC, ठीक है। उसके बाद कोलन, फिर MySQL, ठीक है, MySQL। उसके बाद फिर कॉलन, फिर यहाँ पे 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश, और फिर यहाँ पे लोकल होस्ट, और फिर दोबारा कोलन, और फिर उसके बाद पोर्ट नंबर। देखो यहाँ पे ये जो MySQL कनेक्टर, ये जो JDBC है, वो जो डिफॉल्ट पोर्ट यूज करता है वो ये है 3306। उसके बाद दोबारा फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद आपने अपने डेटाबेस का नाम देना है। मैंने अपने डेटाबेस का नाम क्या रखा था, swing_db, और इसी के अंदर मैंने यूजर TBL बनाया था। मतलब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपने डेटाबेस का पाथ दिया है, और वो पाथ स्टोर कहाँ करवाया है, DB वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने लाजमी लिखनी है और इसी तरह से लिखनी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन फॉरवर्ड स्लैश के बाद यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम आएगा। मैंने अपने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, swing_db, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखा है। और उसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा यूजर नेम। जब मैं लॉगिन कर रहा था PHP-MyAdmin में, तो मेरा यूजर नेम क्या था, रूट, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे रूट पास कर दूंगा। और एक और वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड मैंने कुछ भी पास नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ठीक है। और याद रहे ये जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है, आपने इसके अंदर एक भी स्पेस टाइप नहीं करना, ठीक है। तो ये तीनों वेरिएबल्स आपको बनाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगी। तो देखो अब मुझे डेटाबेस कनेक्शन करवाना है, उसके लिए हमारे पास एक क्लास मौजूद है, ठीक है, जिसका नाम है कनेक्शन क्लास, ठीक है। और वो इसी MySQL कनेक्टर में से आ रही है। इस क्लास का नाम है कनेक्शन, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये जो कनेक्शन क्लास है ना, ये अभी ऐड नहीं है, मतलब इसका पैकेज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड नहीं है। तो देखो लेफ्ट साइड पे जाओ, तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऐड इंपोर्ट फॉर java.sql.connection। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। और इसका मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है गेट कनेक्शन। और इस मेथड के अंदर मैं वो तीनों चीजें पास करूंगा। कौन कौन सी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं पास करूंगा अपना DB, मतलब वो जो मेरा डेटाबेस का पाथ है वो वाला वेरिएबल, और उसके बाद यूजर नेम, और उसके बाद लास्ट में जो मेरा पासवर्ड वाला वेरिएबल था वो मैं इधर पास करूंगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये लाइन भी आपके पास एक एरर प्रोड्यूस कर रही है। देखो एरर क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेटबीन्स आपको बता रहा है कि भाई ये वाली लाइन भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो तीनों मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए, या मैं अपने डेटाबेस का नाम गलत दे दूं, या यूजर नेम का नाम मैं यहाँ पे गलत दे दूं, या पासवर्ड देने में कोई गलती हो जाए, तो तब ये लाइन एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने देखो आपने इसके लिए भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करोगे, देखो इसी लाइन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो आपको बल्ब का आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो पहला पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा एड कैच क्लॉज। क्योंकि सारा कोड जो है ऑलरेडी ट्राई कैच के अंदर है, लेकिन इस लाइन के लिए जो एक्सेप्शन थ्रो होगी उसके लिए मैं कैच क्लॉज अलग से बना रहा हूं। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ नीचे आओ, ठीक है। देखो पहले तो ये वाला कैच ब्लॉक था जिसमें कौन सी क्लास की एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो कि किसके लिए बनी हुई थी, इसके लिए बनी हुई थी। ये जो टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा com.mysql.jdbc ड्राइवर, अगर इसमें एक्सेप्शन आएगी तो ये पहला कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। लेकिन अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी, कौन सी, जिसके अंदर मैंने ये DB यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, तो इसको कैच करने के लिए देखो ये सेकंड कैच ब्लॉक बना है, और इसके अंदर देखो कौन सी क्लास है, SQL एक्सेप्शन। और देखो इनके जो भी एरर मैसेजेस हैं वो आपको यहाँ पे कंसोल में, मतलब लॉग में यहाँ पे नजर आएंगे।
आप चाहो तो इन एरर मैसेजेस को आप मैसेज डायलॉग में भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ट्राई ब्लॉक एक है लेकिन कैच ब्लॉक हमारे पास मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर दो जो आपके पास एक्सेप्शंस हैं वो आने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर आपको एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में नहीं पता कि जावा में किस तरह से होती है, तो उसके लिए भी हमने एक 7 से 8 वीडियोस की मैंने एक वो छोटी सी एक सीरीज बनाई हुई है। उसका वो वीडियोस आपको हमारी जावा की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो वो जो जावा की प्लेलिस्ट है और ये जो एक्सेप्शन की वीडियोस हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये जो कनेक्शन की क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है, कौन, यही हमारे डेटाबेस के साथ जो भी कनेक्शन होगा उसको मेंटेन करवाने का काम कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट करेगा, कनेक्शन क्लास का कौन ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्वेरी, और इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी हम पास करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का क्या नाम है, मेरे टेबल का नाम है यूजर टीबीएल, और कौन कौन से कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, एक नेम के अंदर और एक जेंडर के अंदर, और उसके बाद क्यूरी में वैल्यूज का कीवर्ड आता है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चन मार्क के अंदर डेटा कहां से आएगा, टेक्स्ट बॉक्सेस से आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इंसर्ट करो हमारे यूजर टीबीएल के अंदर कौन से दो कॉलम में, नेम और जेंडर में। देखो आईडी में इंसर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आईडी आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट है, उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 2 3 करके इंसर्ट होती जाएगी। और वैल्यूज कहां से आएंगी, इन क्वेश्चन मार्क के अंदर डेटा कहां से आएगा, हमारे दो टेक्स्ट बॉक्सेस से आएगा, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये हमने क्यूरी लिख ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं पीएसटी, और इस क्लास के लिए जो पैकेज है उसको ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं और ये देखो ये पैकेज है, इसको आपने टॉप पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, देखो जैसे क्लिक करोगे ये जो पैकेजेस है यहाँ टॉप पे आ जाओ, ये देखो ये पैकेजेस यहाँ पे इंपोर्ट होते जा रहे हैं जो जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो कौन है, मतलब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है कौन। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसको कहूंगा, यहाँ पे इसका मैं एक मेथड यूज करूंगा प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर मैं अपनी वो जो क्यूरी वाला वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि हमारी जो क्यूरी है, ठीक है, वो कौन से कनेक्शन पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इस कनेक्शन पे एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमारी क्यूरी के अंदर हम क्या कह रहे हैं, हमें यूजर टीबीएल में इंसर्ट करना है। तो यूजर टीबीएल की इंफॉर्मेशन इसी कौन ऑब्जेक्ट के पास मौजूद है, क्योंकि कौन के अंदर ही मैंने बताया हुआ है कि डेटाबेस कौन सा है। ठीक है, आप देखो अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने इंसर्ट की क्यूरी के अंदर दो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पास किए थे ना, ठीक है, इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, टेक्स्ट बॉक्सेस से आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूं ये जो पीएसटी है हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, इसके साथ मैं यहाँ पे यूज करता हूं सेट स्ट्रिंग का मेथड, और मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है ना उसमें डेटा कहां से आएगा, उसमें डेटा आएगा ये जो नेम टीएक्सटी का टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट गेट करो और पहले क्वेश्चन मार्क के अंदर डाल दो। और पहला क्वेश्चन मार्क कहां पे मौजूद है, हमारे इंसर्ट की क्यूरी के अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर मैं इस लाइन को यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके नीचे पेस्ट करते हैं, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, जेंडर। तो मैं कह रहा हूं ये जो सेकंड 2 नंबर पे जो क्वेश्चन मार्क है उस पे आप जेंडर वाले टेक्स्ट बॉक्स का डेटा इंसर्ट कर दो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपने टेक्स्ट बॉक्सेस का जो भी डेटा है वो यहां से लेके कहां पास कर रहा हूं, ये जो क्यूरी के अंदर ये जो दो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए थे यहां पास कर रहा हूं। इससे क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा हमारे यूजर टीबीएल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पीएसटी के अंदर जो क्यूरी हमारी इंसर्ट की उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पीएसटी, और यहाँ पे आके इसका मैं मेथड यूज करूंगा एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, देखो और याद रखना एग्जीक्यूट अपडेट हम किसके साथ यूज करते हैं, जब भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो। तो देखो अगर हमारी ये जो क्यूरी है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये मेथड एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, 1, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ पे, इसका नाम रखता हूं काउंट। मतलब अगर हमारी एक रो इंसर्ट हो गई तो काउंट के वेरिएबल में 1 जाएगा, लेकिन अगर क्यूरी फेल्ड हो गई तो मतलब 0 जाएगा, और वो हम गेट कहां पे कर रहे हैं, काउंट के वेरिएबल में। तो अब इस काउंट के वेरिएबल के ऊपर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा। तो देखो यहाँ पे आते मैं कहता हूं कि भाई अगर ये काउंट बड़ा है, ग्रेटर देन है 0 से, इसका मतलब एक रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। तो उसका मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे देखो ये जो जे ऑप्शन पेन की क्लास है, और इसी का मैं मेथड यूज करता हूँ शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, और इसके अंदर देखो मैं मैसेज क्या पास करूंगा,
मैं मैसेज पास करूंगा डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज मैंने यहाँ पे पास कर दिया। लेकिन एल्स पार्ट कब चलेगा? जब हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये लाइन मैं पूरी कॉपी करता हूँ और इसको एल्स पार्ट में हम सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसका जस्ट मैसेज चेंज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका मैसेज चेंज कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ डेटा इंसर्शन फेल्ड, डेटा इंसर्शन फेल्ड। ठीक है, और देखो जहां पे ये एल्स बंद हो रहा है ना, उसके बाद मुझे अपना कनेक्शन यहाँ पे क्लोज भी करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप कनेक्शन मतलब जब आप क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे ना, इस लाइन पे जब आप क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, लेकिन उसको क्लोज करना लाजमी है। तो यहाँ पे देखो मैं एंड में इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये मैंने तकरीबन सारा कोड कर लिया है अपना डेटा इंसर्ट करने का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना प्रोग्राम रन करता हूँ और चेक करते हैं कि डेटा सही तरह से इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आओ, प्ले के ऊपर देखो, मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। ये पूछ रहा है कौन सा फॉर्म रन करना है, तो मैं कह रहा हूँ यही वाला इंसर्ट फॉर्म। ओके करो, ये आपको फॉर्म नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें नेम मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले अपना नाम डालता हूँ आदिल और इसमें जेंडर मैं कह देता हूँ मेल। और देखो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। और ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ और अब चेक करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर कि डेटा इंसर्ट हुआ है। तो देखो यहाँ पे आते हैं, गो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसके अंदर देखो आपको डेटा नजर आ रहा है। ठीक है, आदिल, और देखो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी तो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे जाते हैं, दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ अली, जेंडर मैं डालता हूँ मेल, इंसर्ट करता हूँ। तो देखो दोबारा मैसेज आ रहा है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आओ। ठीक है, अपना ये वाला पेज आप रिफ्रेश कर दो एक दफा, तो देखो सेकंड रिकॉर्ड भी आ गया। मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हो गई और डेटा भी हमारी एप्लीकेशन का हमने इंसर्ट करवा लिया अपने MySQL डेटाबेस में। तो देखो ये जितना भी हमने कोड किया है और जो जो हमने यहाँ पे काम किया है, MySQL कनेक्टर है और जो भी ये मेरे पास पीपीटी थी, ये सब मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा एक ब्लॉग की शक्ल में, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके ये सारा सोर्स कोड और नोट्स वगैरह आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता जाऊं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में, ठीक है, ये जो हमारा कंसोल है, यहाँ पे देखो आपको एक एरर नजर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, लोडिंग क्लास, मतलब हम इस क्लास को यूज कर रहे हैं ना, जिसका नाम क्या है com.mysql.jdbc ड्राइवर। देखो यहाँ पे कह रहा है दिस इज डेप्रीकेटेड। डेप्रीकेटेड का क्या मतलब होता है, ये जरा आपने गौर से सुनना है भाई। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये वाली जो क्लास है ना, ये जो क्लास का नाम है, ये आने वाले वर्जन्स के अंदर इसको हटा दिया जाएगा, मतलब डेप्रीकेट कर दिया जाएगा। तो आने वाले वर्जन्स के अंदर आप इस क्लास को कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि आने वाले वर्जन्स में आपने इस क्लास का नाम यूज करना है। देखो नजर आ रहा है आपको, com.mysql.cj.jdbc.driver। मतलब इसके अंदर यहाँ पे देखो सिर्फ एक ऐड हुआ है CJ। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, ये जो मैंने क्लास ऐड की थी ना, तो देखो यहाँ पे अगर मैं कहूं com.mysql.cj और CJ के बाद दोबारा मैं डॉट लगाता हूं, और अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूं तो मसला अभी भी नहीं होगा, लेकिन आपने आने वाले वर्जन में इस क्लास का नाम यूज करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं एप्लीकेशन रन करूं तो रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके कहता हूं आमना और जेंडर में यहाँ पे कहता हूं फीमेल, ठीक है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो दोबारा मैसेज आ रहा है डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब कोई मसला नहीं है। और अगर मैं आपको अपना यहाँ पे डेटाबेस दिखाऊं, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो थर्ड रिकॉर्ड आमना की भी बिल्कुल सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डेटाबेस कनेक्टिविटी विद MySQL। आने वाले लेक्चर्स में और भी बहुत सारा काम हम करेंगे डेटाबेस के साथ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।